नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन हो गया, लेकिन सच कहे तो ये समापन एक थकी हुई घोड़ी की आखिरी चाल से ज्यादा कुछ नहीं रहा। पूरी तरह से ये यात्रा फ्लॉप शो रही। 17 अगस्त को सासाराम से बड़ी धूमधाम से शुरू की गई इस यात्रा का दावा था कि विपक्ष की एकजुटता दिखेगी, जनता का गुस्सा मोदी सरकार पर उतरेगा और राहुल गांधी एक बड़े नेता की तरह उभरेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जनता यात्रा में नहीं जुड़ी। राहुल गांधी का जमकर विरोध हुआ। कहीं काले झंडे दिखाए गए तो कहीं राहुल गांधी के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगे। आज तो गांधी मैदान से हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति तक का मार्च पुलिस ने बीच रास्ते डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया, क्योंकि अनुमति वहीं तक थी। राहुल की यात्रा वहीं पे ठंडी पड़ गई। समापन में एक भी विपक्ष का बड़ा नेता राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आया और साथ ही समापन रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के रूप में एटम बम के बाद हम जल्द ही हाइड्रोजन बम लाएंगे। पीएम मोदी जनता को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। तो आज जरा इसे समझेंगे कि राहुल गांधी अब कौन से हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, कैसे ये यात्रा फेल हुई, राहुल गांधी की कैसे बेइज्जती हुई, सब कुछ आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आखिरकार यात्रा का समापन हो गया, लेकिन जो उम्मीद जताई गई थी कि बड़े धूमधाम से समापन करेंगे, कैसे ये समापन फीका पड़ गया? देखिए, उम्मीद किसकी थी? हाँ। उम्मीद जताया था तेजस्वी यादव ने, जी। उम्मीद जताया था राहुल गांधी ने, और तो किसी ने उम्मीद नहीं जताई थी। लोगों की उम्मीद तो पता था, पहले से ही जानकारी थी कि लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है कि वोट चोरी बिहार में कब हुआ, कैसे हुआ और अभी कैसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है, ये लोग समझ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो 3 सीटें लोकसभा में कांग्रेस को नहीं मिली होती और विधानसभा में कांग्रेस जिस स्थिति में है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, राजद का गठबंधन जिम्मेदार है। यही कांग्रेस पार्टी कभी बिहार में शासक पार्टी हुआ करते थी, इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज ऐसी स्थितियों तक पहुंचा दिया कि इनको राजद के बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, उसके बिना कांग्रेस शून्य हो चुकी है। तो ऐसी स्थितियों में किसने पहुंचाया? राहुल गांधी ने। तो जिस यात्रा का आगाज भी गलत हुआ, अंजाम भी उसका वही होना था। और शुरुआत में ही जब यात्रा लड़खड़ाई तो अंत में भी लड़खड़ानी ही थी। जो स्थितियां रही, यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई और यात्रा के अंत में भी मल्लिकार्जुन खड़गे और शुरुआत में भी मल्लिकार्जुन खड़गे। इन जिन 2 जगहों पर मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, उन 2 जगहों पर विवाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी शुरू हुआ। जब उन्होंने शुरुआत की तो उस समय भी मंच पर हंगामा शुरू हुआ और मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुनाव में प्रचार के लिए खड़े होते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता कि हम बिहार में हैं कि बंगाल में हैं कि कर्नाटक में हैं। इसीलिए जब वो बोल रहे थे तो लोग सुनने के तैयार नहीं थे और इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे इतना इरिटेट हो गए, उनका बीपी बढ़ गया और चीखने चिल्लाने लगे कि देखो, तुम लोग नहीं सुनोगे, फिर भी हम अपने भाषण को पूरा करके ही छोड़ेंगे। और उसी बीच जब राहुल गांधी वहां से निकले, दूसरे नेता चले गए, तो लास्ट में मंच संभालने को दिया गया कन्हैया कुमार को, ताकि कोई भी राजद और कांग्रेस का बड़ा नेता वहां पर ना हो, जिससे कि कहीं तेजस्वी यादव बीच में ही उठकर उनका माइक न छीन ले। स्थितियां यही रही थी। सासाराम से गुजरते हुए औरंगाबाद की तरफ गया, ये रफीगंज में मंदिर पर खड़े हुए लोग इंतजार करते रह गए और इन्होंने रूट चेंज कर दिया और रूट चेंज किए तो पप्पू यादव ने रूट फिर से बदल दिया और वो मंदिर में चले गए। पप्पू यादव की जयकार, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। और फिर उसी बीच इनका एक विधायक, मुस्लिम विधायक, जिसको वहां पर राजद के नेताओं ने ही बेइज्जत कर दिया और उनके कार्यकर्ता, जो राजद के कार्यकर्ता थे उस विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने ही कांग्रेस के विधायक को सीधे तौर पर बाइकआउट करना शुरू कर दिया यात्रा के बीच में। फिर क्या हुआ? फिर आगे बाउंसरों में झगड़ा हो गया, बॉडीगार्ड झगड़ा करने लगे और ये झगड़ा इस लेवल पर हुआ कि खून खराबे तक की नौबत आ गई। और वहां पर जैसे ही आगे बढ़े, नवादा की तरफ गए, गया से घूमते हुए, तो वहां पर भी दुर्घटना इनके साथ घटी।
लोग आ नहीं रहे थे तो पुलिस वाले को ही लोगों की भीड़ में खड़ा कर दिया और पुलिस वाले के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ इनके नेताओं ने किया वो तो बिहार में चर्चा हो ही रही है। लेकिन राहुल गांधी की गाड़ी से ही कुचल दिया एक जवान को और उसके बाद जो सहानुभूति राहुल गांधी को दिखानी चाहिए थी वो तो दिखाए नहीं। ये लोग तो वैसे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में कुछ ऐसी घटना घट गई होती तो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा उसके घर पर जाकर ये कहते कि देखो प्रधानमंत्री मोदी मिलने नहीं आए, हम मिलने आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने किसी के सहानुभूति दिखाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि इनको लग रहा था ये जवान कौन है, ये तो बिहार सरकार का एम्प्लॉय है। अब बिहार सरकार किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है। जैसे ही वहां से आगे बढ़े सीमांचल की तरफ तो वहां भी एक नया विवाद शुरू हो गया। इन लोगों ने तो सोचा था सारे मुसलमान हमारे साथ और मुसलमान इनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस बीच स्थितियां बदल गई और सीमांचल में मुस्लिम नेताओं ने इनके साथ बैठक की और कुछ शर्तें रखी और उसमें एक बड़ी शर्त थी कि ओवैसी को गठबंधन में शामिल करो। अगर नहीं करोगे तो इस बार सीमांचल की 24 सीटों में से 2-3 सीटें भी तुमने मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि माहौल चेंज हो चुका है। और ओवैसी ने जो एक नई चाल चली थी कि महागठबंधन को लेटर लिखा, कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और गठबंधन में जाने की अपनी इच्छा जताई। गठबंधन की तरफ से न तो राजद की तरफ से न कांग्रेस की तरफ से उनके आने के लिए कोई भी इनविटेशन दिया गया और साथ ही एक मामला और उठा कि अगर गठबंधन में इनको सहयोग करना है तो चुनाव लड़ना छोड़ दें, हम लोगों को सहयोग करें। ये मनोज झा ने भी बोला, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया। तो इसीलिए अब वो चुनाव लड़ेंगे और वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पूरे सीमांचल में जिस तरह से ओवैसी और उनकी पार्टी के लोग घूमे हैं अभी उनका बेस तैयार है। तो अगर गठबंधन में शामिल नहीं करते हो तो सीमांचल आपके हाथों से गया। ओवैसी कुछ सीटें जीतेंगे, कुछ सीटों पर आपको हराएंगे जो लोगों का सेंटीमेंट यानी कि वहां के मुसलमानों का सेंटीमेंट है। आगे खानकाह में पहुंच गए तो उसके बाद भी एक नया विवाद पैदा हो गया और फिर मंदिर गए तो एक नया विवाद पैदा हुआ कि मंदिर पहले क्यों नहीं गए, पहले किसी मंदिर में इतना समय क्यों नहीं गुजारा। आखिरकार गया गए थे तो गया में भी मंदिर थे और उसके बाद विष्णुपद मंदिर में जाते। आप बोध गया नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है कि यहां का जो अल्पसंख्यक समुदाय, जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं ये, उसमें मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है और बौद्ध और जैन छोटे अल्पसंख्यक आते हैं और बिहार में बौद्ध इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, वोट बैंक आपका नहीं है तो आप बोध गया नहीं गए। जापान से, थाईलैंड से, चीन से, ये जहां जाते हैं वियतनाम, वहां से भी आते हैं लोग बोध गया में दर्शन करने के लिए बौद्ध टेम्पल का। और वहां पर हर देशों का अपना अपना टेम्पल है, बौद्ध टेम्पल, लेकिन फिर भी उस जगह पर नहीं गए जहां पर अंतरराष्ट्रीय बुद्धिज्म का केंद्र है। लेकिन ये खानकाह में चले गए और फिर मंदिर में गए तो इनको कहा जाने लगा ये चुनावी मंदिर है, ये चुनावी यात्रा है, इसलिए मंदिर में अब जाना पड़ा क्योंकि पहले खानकाह में जाने पर विवाद पैदा हो गया था। तो हर मोड़ पर राहुल गांधी के साथ तो ऐसा ही हुआ और विस्फोटक स्थिति तब हो गई जब राहुल गांधी के मंच से जब ये निकल चुके थे और प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई और उसके बाद तो स्थितियां ऐसी बदली कि इन लोगों ने पटना की रैली कैंसिल कर दी। कई जगह पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, पटना के इनके दफ्तर में घुसकर पिटाई की गई इनके नेताओं की और फिर लगातार जो प्रोटेस्ट चला उसमें इन लोगों को लगने लगा कि अब पटना में मार्च भी करेंगे तो सामान्य तरीके का ही मार्च होगा, इसलिए राहुल गांधी वापस आ गए। राहुल गांधी एक दिन के लिए मतलब सुबह गए और शाम को वापस आ गए। अगर यात्रा का समापन था तो यात्रा से 2 दिन पहले इनको दिल्ली आने की क्या जरूरत पड़ी थी? जब आपने यात्रा खत्म किया था और यह हुआ कि अब 1 तारीख को पटना में मार्च निकालेंगे तो 2 दिन बिहार में प्लानिंग कर लेते, लोगों से मिल लेते, लेकिन ये दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली से ये दिखाए कि देखो भाई एयरपोर्ट पर हमारा स्वागत हो रहा है। और उसके बाद ये जो टीम निकली, ये सारे लोग अपने अपनी जगह से वहां पर यात्रा निकाल रहे थे
इकट्ठा थोड़े समय के लिए हुए। सीपीआई वाला भी पहुंच गया, डी राजा भी पहुंचे और उन्होंने अपने शक्ति भवन से यात्रा निकाली। ये सिर्फ और सिर्फ लाल सलाम वाले झंडे दिख रहे थे। फिर दीपांकर भट्टाचार्य अपनी जगह से ममता बनर्जी से बड़ा रिक्वेस्ट की जा रही थी। उन्होंने यूसुफ पठान को बोला, कौन पहचानता है, क्रिकेटर है, नेता तो है नहीं। अगर ममता बनर्जी खुद आ सकती थी, अभिषेक बनर्जी को भेज सकती थी, ये कल्याण बनर्जी को भेज सकती थी, जिसके बारे में लोग जानते हैं, चेहरा पहचानते हैं। लेकिन जो पटना में यात्रा का समापन हुआ, ये इसी तरह से कहा जाता है कि जैसे इन्हीं के नाना जी ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस कर लिया था सविनय अवज्ञा, और गांधी इरविन समझौते के बाद उन्होंने कहा था कि इसी तरह होता है आंदोलन का अंत, बम के धमाके की तरह नहीं, फुसफुसाहट से। और ये फुसफुसाहट से यात्रा का समापन हुआ और इन्होंने अपने हाइड्रोजन बम को 10 जनपद में छुपा कर रख दिया है कि अगर वो हाइड्रोजन बम का विस्फोट होगा तो उसके बाद 10 जनपद पे ही धमाका होगा, देश में धमाका होने वाला नहीं है। क्योंकि इनके एक एक पोल पट्टी वोट अधिकार यात्रा को लेकर हर जगह पर, सुप्रीम कोर्ट में हो या सड़क पर हो, हर जगह पर चुनाव आयोग ही खोल रहा है, न कि भारतीय जनता पार्टी। अभी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर 2 जजों ने कह दिया कि आप लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। अगर चुनाव आयोग के साथ विश्वास रखोगे, कोऑर्डिनेशन होगी, तो समस्या का समाधान होगा। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि समस्या का समाधान ये लोग करना नहीं चाहता। पवन खेड़ा क्या बोल रहा है, 89 लाख कंप्लेन हमने दिए, 65 लाख वोटर का नाम कटा है और उनके पास 89 लाख कंप्लेन आ गए, और वो कंप्लेन 89 लाख का पर्ची कहां रख दिए थे? चुनाव आयोग के पास, और जिसे चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। ये इन लोगों ने जानबूझकर कियोस्क पैदा करने के लिए ही एसआईआर का मुद्दा उठाया है, और लोग समझने लगे हैं कि हमारे आसपास के लोग जिनका वोटर में कार्ड में नाम होना चाहिए उसका अभी भी है, जिसका नहीं होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। इसलिए पटना में यात्रा, डाकबंगला चौराहा पर हंगामा, पुलिस से झड़प और उसके बाद अंबेडकर पार्क में समापन। ये पूरी यात्रा 4 घंटे में पटना में खत्म हो गई, जिसके लिए पूरा दिन समय देना चाहिए था। इतने बड़े बड़े नेता आकर किए क्या? अपने अपने ये जो चेहरा चमकाकर वापस चले गए, और अब जो उसका परिणाम सामने आएगा उसे लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आगे का नेक्स्ट प्लान बना लिया। बिल्कुल, पूरी यात्रा को आपने शुरुआत से लेकर अंत तक, समापन तक आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे है, पहले एटम बम का राहुल गांधी ने जिक्र किया था, वो तो फुस साबित हुआ, अब कह रहे हैं कि अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। देखिए, ये हाइड्रोजन बम की चर्चा कर रहे हैं, वो उसी बात को लेकर कर रहे हैं जो पवन खेड़ा ने बताया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 89 लाख वोटर जो हमने कंप्लेन किया था वो ईसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और सारे बूथ लेवल एजेंट ये जो कंप्लेन लेकर हम लोगों के पास आए उसकी पूरी रिकॉर्ड हमारे पास है कि एक एक बूथ पर, यानी कि 95,000 बूथ जो बिहार के अंदर हैं पोलिंग बूथ, उन सब पर कितने बूथ पर कितने लोगों का नाम काटा गया है, ये सारा रिकॉर्ड है, और इसको हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले एटम बम की बात करते थे तो इन्होंने कहा था कर्नाटक में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, और फिर कर्नाटक के महादेवपुरा का एक एग्जाम्पल लेकर आए। बिहार में इन लोगों ने यही सोचा है कि वो 89 लाख का जो क्लेम करने की बात हुई है वो फर्जी क्लेम, वो चुनाव आयोग को तो दिखाएंगे नहीं, ये लेकर आएंगे या फिर से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और कहेंगे देखो बिहार में ये रिकॉर्ड है, इतने वोट काटे गए हैं, जो कि डाटा भी इन लोगों ने चुनाव आयोग से ही लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 23 जिलों से गुजरने के बाद भी यात्रा ढाक के 3 पात साबित हुई। विपक्ष की ताकत दिखाने आई थी, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी उजागर हो गई। बिहार ने राहुल गांधी को फिर से आईना दिखा दिया, और जहां तक असर की बात है, असर इतना ही हुआ कि राहुल गांधी की किरकिरी फिर हेडलाइंस बन गई और विपक्षी एकता भी फुस साबित हुई। तो आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे यात्रा को लेकर, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।